वर्तमान में लोक की उपादेयता पर कुछ प्रकाश डालें। हर युग में लोक की उपादेयता बनी रहेगी। वजह यह है कि लोक का अर्थ है वास्तविक यथार्थ, और जीवन की पाठशाला में काम करके अनुभव कमाने वाला आदमी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। तो क्या पहले और क्या अब? वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और इसलिए भी कि लोक जीवन के यथार्थ में है। आप मुझे बताइए, क्या किसानी के बगैर, क्या अन्न के बगैर कोई युग ऐसा होगा जिसमें काम चलेगा? क्या वस्त्रों के बिना काम चलेगा? लोक का आदमी व्यवहारिक जीवन में जो कुछ करता है उसी से राष्ट्र और देश और संस्कृतियां टिकी रहती हैं। तो ये एक ऐसा जगत है जो एक अर्थ में कभी भी अप्रासंगिक नहीं होता। हर युग में और नए सिरे से वो अपने वास्तविक ज्ञान को परिमार्जित भी करता जाता है। युग के अनुकूल लोक जो है वो अपने ज्ञान को परिमार्जित भी करता जाता है। देखिए, लोक के लिए कोई चीज़ अतीत जैसी होती नहीं है। पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि लोक का अर्थ ही ये है जो वर्तमान में जीता है, जो आज और इसी क्षण में जीता है ना? तो अतीत क्या? अतीत नहीं। और सब कुछ जो संपदा जिसको हम अतीत की तरह समझते हैं वो उसके पास उतने ही सहजता से आती है और उसको वो आज का बनाता है। कारण ये है, ज्ञान कितना भी महान हो, अगर हमारी चर्या का हिस्सा नहीं है, हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसके शास्त्र ही बनेंगे भैया। लोगों के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को उसने रचने में लगाया ना, व्यवहार में लगाया, चर्या में लगाया, प्रैक्टिकल है वो। क्योंकि लोक संपदा का जो भी अर्थ ग्रहण करें उसमें पहली चीज तो यह है कि शब्द की परंपराओं को बचाएं। क्योंकि लोक जो है वो जीता है शब्द की परंपरा में, और शब्द की परंपरा होती है मौखिक, वाचिक। उनका सदियों में जो रूप बना है, कोई भी आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने समग्र जो है वो संकलित कर लिया। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम में से हर की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी उसको ऐसा लगता है लोक में, इस वाचिक परंपरा में, कि ये हमारी परंपरा की एक पहचान है और पीढ़ियों का कमाया हुआ ज्ञान है, इसको हम इस रूप में बचा सकते हैं, लिख के बचा सकते हैं, बोल के बचा सकते हैं, प्रकाशन से बचा सकते हैं, नई तकनीकों में बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे सौभाग्य से हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब आधुनिक तकनीक का सहारा लेके हम मनुष्य के शब्द को अजर अमर कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं था। पहले जो महान गायक हुए हैं उनके साथ ही सदा के लिए उनकी आवाज़ भी चली गई। आज तो ऐसा नहीं है। जी। हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगली सदी में और उसके बाद की सदी में हम ये समझ सकते हैं कि फला गायक जो था उसका स्तर क्या था, उसकी आवाज़ कैसी थी, क्या गाते थे वो। तो ये लोग के साथ भी किया जा सकता है, ये पहले तो नहीं था कभी। आज हमको
शब्द के माध्यमों में इस काम को करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये तकनीकें पहले नहीं थीं, अब हैं। देखिए, असल में मैं आपसे कह ही चुका हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि शब्द परंपराओं के संरक्षण की दिशा में सारे देश में एक चेतना पैदा हुई है, जो जिस जगह है अलग अलग। कारण ये महादेश है, बड़ा विराट, मतलब इसका आकार प्रकार है, और सांस्कृतिक विविधता ने भारत के सामने मतलब ऐसा रूप रचा है कि सदी भर भी अगर लग जाए तो भी हम इस बात का दावा नहीं कर पाएंगे कि ये काम पूरा हो गया है। तो पहला काम तो यही है कि जो वाचिक परंपराएं हैं उनका संरक्षण हो, और सब माध्यमों में हो, वो प्रकाशन के रूप में भी हो, वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में भी हो, और वो रिकॉर्डिंग के रूप में भी हो, वीडियो की तरह भी हो। और दूसरी बात यह है कि जो लोक रच रहा है उसके लिए पूरा देश एक आज बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में उपलब्ध है। पहले एक शिल्पी जो कुछ बनाता था वो एक लोकांचल तक सीमित होता था, आज तो सारा देश मतलब उसको, तो ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं था। देखिए, असल में केवल एक अंचल का सवाल नहीं, लोक में रोजगार जो है उसको हम इस तरह परिभाषित करें कि वो आदमी बाहर भाग रहा है। एक बढ़ई का लड़का है, वो पढ़ रहा है, वो बढ़ईगिरी नहीं करना चाहता। एक लोहार का लड़का है, वो पढ़ रहा है, वो लोहारगिरी नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरेशन टू जनरेशन हमारे पेशे रहे हैं उनसे जुड़े लोगों के पास रोजगार था और वो काम कर रहे थे, उसमें एक विच्छिन्नता आ रही है कि अब उनकी नई जनरेशन उस काम को नहीं करना चाहती, लेकिन वे किलर की करना चाहते हैं सरकार की शहर में आके। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो जिस जगह है वहाँ उसको रोकना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई इनका अपना महत्व है। दूसरी एक बात ये है कि हमें हमें कुछ एक तरह से नवाचार, जैसे खेती है, पूरी दुनिया में खेती के लिए एक नवाचार की चुनौती पैदा हुई है कि रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग ने मनुष्य का जीवन ही संकट में डाल दिया है। बहुत नुकसानदायक है वो। तो ये चेतना पैदा हुई ना कि अधिक फसल लेने के चक्कर में हम जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। अन्न मनुष्य जीवन के लिए खाता है। तो जैविक खेती जो है पूरी दुनिया में उसकी एक चेतना पैदा हुई है। हमें ये नवाचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तो जैविक खेती में सदियों सदियों रहा। कितना समय अभी हुआ है जब हम एक तरह से रसायनों और उर्वरकों के इस्तेमाल में या कीटनाशकों के उपयोग में गए? बामुश्किल 50 साल। इसके पहले तो हम वही थे। लेकिन जैविक खेती को अधिक कारगर और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों से हम पहले की तुलना में अधिक लाभदायक कैसे बना सकते हैं, इस पे निर्भर करता है कि गांव का जो आदमी है वो गांव में रुकेगा। दूसरी एक बात मुझे ये समझ में आती है कि हमें कृषकों के बीच से ही फलोद्यान पे काम करने वाले किसानों की एक जमात खड़ी करनी पड़ेगी। कारण ये है कि अनाज अकेला जो है वो साल भर की जीविका उसको, तो अगर मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 8 एकड़ पे आप अनाज का काम करें, 2 एकड़ फल उद्यान के लिए, तो वो एक जो सहयोगी आय है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि उससे उसकी आर्थिक स्थिति पे भारी फर्क पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के अवसर जो हैं वो पुराने जातिगत पेशों को में खेती के ढंगों में
संसार की मांग के अनुकूल कुछ करके। जैसे आप ये देखें कि भारत का बासमती चावल जो है वो पूरे संसार में जी। आपने उसकी ब्रांडिंग कर दी ना, पूरी दुनिया में उसकी मांग है। आप भारत की हर चीज, अनाज में हो, फल में हो, दलहन में हो, तिलहन में हो, उसकी ब्रांडिंग करिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में वैसा उस क्वालिटी का अनाज नहीं है, कहीं नहीं। सारा संसार मार्केट है। और एक बात और कि बढ़ते शहरीकरण ने जमीनों का रकबा कम किया है। मतलब जो उर्वरा जमीन है उसी पे तो आप कॉलोनी और कारखाने और हाईवे और फलाना ढिकाना सब कुछ बना रहे हैं ना, तो वो तो कम हो रही। लेकिन आप पैदा तो नहीं कर सकते ना उर्वरा जमीन को, वो तो जितनी है उतनी है। तो आपके सामने एक चुनौती है कि पूरी दुनिया में आने वाले वर्षों में मैं देख रहा हूं बिल्कुल साफ कि अनाज का संकट आने वाला है। जी। बहुत प्राइमरी सी चीज जो है उसका संकट होगा। आदमी को समझ में नहीं आएगा कि मतलब रोटी की व्यवस्था कैसे हो। तो अनाज को समय रहते सही मूल्य दें, सही सम्मान दें, सही विधियों का प्रयोग करें और भारत को एक बार फिर से पूरे संसार का एक ऐसे अन्य क्षेत्र की तरह उसको बदल के पहचान बनाएं। सारी दुनिया को हम अन्न दे सकते हैं। और हमें रोजगार की धारणाओं में भी थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि अंग्रेजों के आगमन के पहले एक बात कही है उसने, मैकाले ने एक सर्वे किया था नई शिक्षा पद्धति का विजन पेपर बनाने के पहले, कि मैंने 2 बार सारे भारत की यात्रा की, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि मुझे एक भी बेरोजगार नहीं मिला और एक भी बेगर या भिखारी नहीं मिला। गुलाम बनाना बहुत कठिन मामला है जहाँ कोई भीख नहीं मांगता और जहाँ कोई बेरोजगार ही नहीं है। वो कहने लगा कि जो आदमी जहाँ है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो अब नए सिरे से डिमांड पैदा करना पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों की बनाई शिक्षा में जो पहले लोग निकले उनको सरकार में नौकरियां मिली। तो भारत में एक नया चलन हुआ कि जो सरकार की नौकरी नहीं करता है वो बेरोजगार है। इसके पहले भारत ऐसा नहीं था, ना भारत ये जानता था कि सरकार की नौकरी या चाकरी करना जो है वो रोजगार मिलना है। रोजगार का अर्थ ही कुछ और था। हमें उसकी तरफ वापस लौटना चाहिए। जी। जो सरकार की नौकरी में नहीं है वो बेरोजगार है, ये कौन सी परिभाषा है भाई। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, आप में जिस चीज की प्रतिभा है उसमें कुछ काम करना शुरू करिए, वही आपका रोजगार है।